हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 49। वर्कशीट नंबर 49 सामाजिक विज्ञान भूगोल का वर्कशीट है और आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ेंगे। यह वर्कशीट क्लास 9th का है। बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ अपना नाम लिख लें। यहाँ आप अपने शिक्षक का नाम लिखें। ये वर्कशीट है 3 नवंबर 2020 का। आज हम जानेंगे भारतीय या थार मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल के बारे में जानने से पहले बच्चों हमें मरुस्थल के बारे में जानना चाहिए कि मरुस्थल क्या होता है। मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जल की कमी होती है। किसकी कमी होती है? जल की। वहां वर्षा तथा हिमपात जो है वह बहुत ही कम होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिक महादेश को विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जगह सालों भर बर्फ से ढका रहता है। बच्चों, मरुस्थल का अर्थ यह नहीं होता कि वह रेतीला ही हो। मरुस्थल जो है वह बर्फीला भी होता है। जैसे लद्दाख भी क्या है? एक बहुत ही बड़ा मरुस्थल है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महादेश जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है क्योंकि वह बर्फ से ढका रहता है। चलिए अब हम भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं। भारतीय या थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म या उष्ण मरुस्थल है। यह बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगीय मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। तो बच्चों, थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। तो बच्चों, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में और ये बहुत ही गर्म और उष्ण मरुस्थल है। थार मरुस्थल में आपको बालू ही बालू नजर आएंगे। वहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है, लगभग 150 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जिस वजह से वहाँ की जलवायु कैसी होती है? वहाँ की जलवायु बहुत ही शुष्क होती है और इसी वजह से वहाँ पेड़ पौधे भी बहुत ही कम पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मरुस्थलीय जगहों पर जनरली कांटेदार पौधे उगते हैं, जैसे कैक्टस, खजूर के पेड़, ताड़ के पेड़। तो ये सभी जनरली कहाँ पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय इलाके में, क्योंकि इन्हें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे अधिक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, यानी इतनी कमियों के बाद भी वहाँ लोग रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास ब्रह्मसर से मिले समुद्री अवसादों और आकल वुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से होती है। अब देखिए कैसे पता चला इसके बारे में। तो इसके बारे में हमें कुछ अवशेषों से पता चला। वुड फॉसिल पार्क से जो भी अवशेष प्राप्त हुए उससे पता चला कि भारतीय मरुस्थल अभी जहाँ स्थित है वहाँ क्या था? वहाँ पहले समुद्र था। वुड फॉसिल्स की आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आंकी गई। वुड फॉसिल्स जो पाए गए थे उनकी आयु कितनी थी? 180 मिलियन वर्ष। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न हैं।
मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। तो कैसी कैसी भू आकृतियां पाई जाती हैं? तो बच्चों पाई जाती है मशरूम रॉक, कैसी? मशरूम के जैसे, बालू का टिब्बे, बरकान और ज्यूगेन आदि के जैसी भू आकृतियां इन मरुस्थलों में देखी जाती है। बरकान, बरकान का अर्थ होता है अर्धचंद्राकार बालू का टीला। अर्धचंद्राकार, आप लोगों ने देखा होगा आधा चांद कैसे दिखता है, बिल्कुल ऐसे दिखता है। तो इस प्रकार का जो भी टीला होता है उसे कहते हैं बरकान। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे। बरकान के समूह आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में आपको बरकान का समूह देखने को मिलेगा, यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला वहां आपको देखने को मिलेगा। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदी उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती है। अब यहाँ देखिए, थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया। पहला है उत्तरी भाग। उत्तरी भाग का जो ढाल है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। और दूसरा दक्षिणी भाग, जिसकी ढाल कच्छ के रण की ओर है। और इस क्षेत्र की जितनी भी नदियां हैं उसमें बहुत ही कम वर्षा होती है, यानी निम्न स्तर पर ही वर्षा होती है। इसी वजह से वहाँ तापमान अत्यधिक होता है, और यही एक मुख्य वजह है कि हिम नदियाँ उद्गम अभाव में वर्षावाही होती है। और यही मुख्य वजह है किसकी? अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदियाँ उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती है। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। वर्षा के मौसम में ही इन नदियों में जल होता है बच्चों। अगर आप अन्य मौसम में इन नदियों को देखेंगे तो नदियाँ बिल्कुल सूखी हुई होती हैं या न के बराबर उनमें पानी होता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतःप्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या पलाया में मिल जाती है और सागर तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि यहाँ वर्षा ही बहुत ही कम होती है। सिर्फ वर्षा के मौसम में ही वर्षा होती है, जिस वजह से उनमें जो भी पानी होता है वह किस में मिल जाती है? झील में मिल जाती है। इतना अधिक पानी नहीं होता कि वह समुद्र में जाकर के मिले। पलाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं। कैसी झील होती है पलाया मरुस्थलीय भाग में? तो लवणीय झील, यानी लवणता से भरी हुई। इनमें नमक अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। इन पलाया मरुस्थलीय झीलों में क्या पाया जाता है? इन झीलों से नमक जो है वह अत्यधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। कौन सा क्षेत्र बनाती हैं? तो जल अभाव वाला क्षेत्र। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन मरुस्थलीय भागों में वर्षा कम होता है और गर्मी अधिक होती है, जिस वजह से जो भी नदियां होती हैं वह नदियां सूख जाती है। एक समय आने पर इनमें पानी खत्म हो जाता है, और यही मुख्य वजह है कि इन क्षेत्रों में जल का अभाव हमेशा रहता है।
चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियां वर्षावाही क्यों हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियां वर्षावाही इसलिए है क्योंकि इन नदियों में निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और हिम नदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती है। उद्गम के अभाव में ये नदियां वर्षावाही होती हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, पलाया से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, पलाया का अर्थ होता है छोटे छोटे झील, और ये झील रेगिस्तानी इलाकों में बनते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की 2 जलवायविक विशेषताएं बताइए। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है बच्चों? तो थार मरुस्थल विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। चलिए इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से आप लिखें इसकी विशेषताएं। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगीय मैदान है, ये पहला हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं, थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो आप प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यहाँ से लिखें। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम। तो हमने अभी थार मरुस्थल के कुछ प्राकृतिक भू आकृतियों के नाम पढ़े थे, जिसमें मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान आदि हैं। बरकान का अर्थ होता है अर्धचंद्राकार बालू का टीला। अगला प्रश्न हमारा है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजस्थान राज्य में है। छठा प्रश्न है, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है? उनके नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप यहाँ से लिखें। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग, जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। तो ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।